दोस्तों, आज हम लोग गैलेक्सी कोचिंग क्लासेस का जो टेस्ट सीरीज सेकंड था उसे सॉल्व करेंगे, जिसमें से जीएस का पोर्शन था, मैथ का पोर्शन था और इंग्लिश का पोर्शन था। तो एक पोर्शन इंग्लिश का सॉल्व करवा दिया गया है। अब दूसरा पोर्शन हम लोग आज सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों ने ये क्वेरी किया था कि ये जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है क्या मेरी परीक्षा में काम आएगा या नहीं आएगा। तो एक चीज मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के यानी लैंग्वेज से रिलेटेड आते हैं, वो कोई भी एग्जाम, चाहे आप एकेडमिक कोई एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हर जगह वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बस लेवल अलग हो सकता है, क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो सकता है, लेकिन वो सारी चीजें जो आज आप लोग पढ़ रहे हैं, आज आप लोगों को सीखना है, वो सारी चीजें वहां पर काम आएंगी। तो प्लीज डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक चीजें आप लोग प्यार से समझिए। जहां आपको लगता है कि ये चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और 25 क्वेश्चंस आज करवाया जाएगा। और इसके अलावा ये सीरीज जो आपकी चल रही है, और YouTube पर मैं जितनी भी सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं वो सारी सीरीज आपकी निःशुल्क है, उसमें कोई शुल्क नहीं लगना है। तो प्लीज जो लोग समझ रहे हैं कि हमको इंग्लिश में इंप्रूवमेंट करना है, इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करना है या किसी भी तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज वो आए। और साथ ही साथ इंग्लिश के अलावा मैथ का भी क्लास चलता है। तो ये दोनों क्लास रेगुलरली चल रहे हैं, तो इसका बेनिफिट लीजिए, इसका फायदा उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द अंडरलाइन वर्ड, यानी जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, व्हाट इज द अंडरलाइंड वर्ड, यानी जो अंडरलाइन वर्ड आपको दिया गया सेंटेंस में, उसमें कह रहा है इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सेंटेंस आपका, शी क्विकली रैन टू द स्टोर। शी क्विकली, वो जल्दी से, शीघ्रता से, रैन टू द स्टोर, स्टोर की तरफ दौड़ी। वो तेजी से किधर दौड़ती है? स्टोर की तरफ दौड़ती है। और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहां स्टोर के नीचे अंडरलाइन किया गया है, यानी आपको यह बताना है इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है। ऑप्शन नंबर 1 एडजेक्टिव है, या फिर एडवर्ब है, या नाउन है, या वर्ब है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ऑप्शन आपका दिया गया है यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, यानी कि जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर अच्छे से क्लियर हो, वो कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहा है तो उसका निश्चित रूप से जो है आधे से ज्यादा प्रॉब्लम उसकी वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो चलिए एक एक चीजें आपको देखना है कि कौन सा वर्ड क्या है। तो दोस्तों देखिए, एडजेक्टिव क्या होता है पहले इसको समझेंगे। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या है? एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब यह होता है कि उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीजें बताता है, और सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देता है, जानकारियां उपलब्ध कराता है, जिससे हम उस नाउन के बारे में या उस प्रोनाउन के बारे में और चीजें जान सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा राम इज अ गुड बॉय, तो यहां राम क्या है? एक लड़का है, और उसे क्या कहा जा रहा है? गुड बॉय कहा जा रहा है। तो यानी राम को क्या कहा गया? गुड कहा गया। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो गुड वर्ड है किसी नाउन को, यानी राम क्या है? नाउन है, और उसके बारे में बता रहा है। अगर गुड को हटा दिया जाए, राम इज अ गुड बॉय में से अगर गुड को हटा दिया जाए, सिर्फ लिखा हो राम इज अ बॉय, तो राम के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या क्वालिटीज है, ये चीजें हमें क्लियर नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने कहा राम इज अ गुड बॉय या राम इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, कि राम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो यहां पर तुरंत आपने देखा कि राम को ब्रिलियंट कहा जा रहा है, राम को गुड कहा जा रहा है। तो राम के बारे में कौन सा वर्ड
क्या बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। तो क्वालिटी बताने वाला क्वालिफाइंग कहलाता है कि ये यहां पर क्वालिफाइंग वर्ड हुआ। और जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब एडवर्ब का काम क्या होता है, ये किसी एडजेक्टिव को या किसी वर्ब को, वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ड, जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, यानी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम जो हम लोग करते हैं वो क्या है, एक एक्शन है। और एक्शन वर्ड को क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है। तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एडजेक्टिव को या किसी वर्ब को या खुद अपने आप को, यानी किसी अनदर एडवर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। यानी कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एडजेक्टिव को या फिर किसी वर्ब को या किसी दूसरे एडवर्ब को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, यानी उसके बारे में बताता, वो होता है एडवर्ब। अब नाउन क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, नाउन किसी का नाम बताने वाला वर्ड होता है। और वर्ब क्या अभी डिस्कस किया गया, वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है, एक क्रिया होती है जिसे हम लोग आमतौर से करते हैं। कोई भी काम मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हो, कोई भी कर रहा है, वो सारे कार्य किसके अंतर्गत आते हैं, वर्ब के अंतर्गत आते हैं, वर्ब है। जैसे मैंने कहा आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, हंसना पढ़ना, सोना, दौड़ना, रोना, कोई भी काम जो हम लोग करते हैं वो सारे के सारे वर्क क्या है, ये वर्ब है, यानी एक्शन वर्ड है। और जिसको हम एक्शन वर्ड मानते हैं उसको किसकी कैटेगरी में रखा जाता है, वर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है। तो अब आप यहां पर चेक करेंगे कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है। दोस्तों यहां पर देखिए लिखा है शी क्विकली, शी क्या है, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ये किसी का नाम नहीं है बल्कि किसी नाउन के स्थान पर यूज होने वाला एक वर्ड है, यानी शी क्या है, यहां पर प्रोनाउन है। और क्विकली किसके बारे में बता, रन के बारे में बताया गया है, रन के बारे में। रन का सेकंड फॉर्म रन लिखा हुआ है, रन का मतलब होता है दौड़ना, रन उसी का सेकंड फॉर्म होता है। 5 फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब में से सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब है ये। तो रन यानी वो रैन, वो दौड़ी, कैसे दौड़ी, क्विकली दौड़ी, यानी शीघ्रता से, जल्दी जल्दी दौड़ी। तो यहां पर रन की बात हो रही है कि वो दौड़ी, तो कैसे दौड़ी, हाँ कैसे दौड़ रही है या कैसे दौड़ी थी, तो जल्दी जल्दी दौड़ी थी। तो यहां पर वर्ब की विशेषता ये बता रहा है, इसलिए ये एडवर्ब हो जाएगा। ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। रन रैन का सेकंड फॉर्म है, ये एक एक्शन वर्ड है, तो ये वर्ब हो गई। ये टू क्या है, इसका प्रेपोजिशन है, ये क्या है, यहां पर प्रेपोजिशन है। और यहां पर देखिए दा क्या है, आर्टिकल है। और आर्टिकल जिसके पहले आता है या आर्टिकल जिसके लिए आता है वो नाउन होता है। एक चीज जान लीजिए कि आर्टिकल जिसके पहले आएगा या जिसके लिए आर्टिकल आता है उसे हम नाउन कहते हैं। और वैसे भी स्टोर एक दुकान को कहते हैं, स्टोर का मतलब है किसी दुकान का, यानी वो उसे कोई सामान लाना था तो वो दौड़ते हुए कहां गई, स्टोर तक जाती है, स्टोर की तरफ भागती है। तो स्टोर क्या है, एक ऐसी जगह जहां पर सामान मिलता है। तो ये क्या है, किसी चीज का नाम है, किसी जगह का नाम है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्या होगा, नाउन। अब आप चेक करेंगे कि क्या ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन और एडवर्ब। यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर तीसरा ऑप्शन जो आपको दिया गया यह आपका सही ऑप्शन होगा, नाउन। तो स्टोर क्या है, नाउन है। मैंने पहले से आपको इसलिए इतना डिटेल बताया ताकि अभी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वहां पर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए पहले से। चलिए मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला है आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस। कह रहा है आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानो। क्या पहचानो, जो टेंस दिया गया है इन द सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस है वो किसी ना किसी टेंस में दिया गया, उसे आपको फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना। तो पहले सेंटेंस को पढ़िए तब क्लियर करते हैं कौन सा टेंस है। आई विल बी स्टडिंग ऑल नाइट। दोस्तों आई विल बी स्टडिंग लिखा हुआ है। एक चीज का ध्यान रखिए, अगर कहीं पर शल या विल आपको दिख जाए, क्या दिख जाए, शल या विल दिख जाए, तो वो फ्यूचर टेंस होता है। कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस होगा।
जहां पर भी शैल या विल लिखा हो तो वो कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर टेंस होता है। तो ये पूरा सेंटेंस आपका किसमें दिया गया है? फ्यूचर टेंस में दिया गया। तो पहला पास्ट है, यह गलत होगा। दूसरा प्रेजेंट है, यह भी नहीं होगा। तीसरा फ्यूचर है और चौथा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर नहीं टिक करना है। प्रेजेंट भी हमारा गलत है, पास्ट भी गलत है। कौन सा आंसर आपका सही है? फ्यूचर वाला आंसर आपका सही आंसर है, क्योंकि यहां पर विल लिखा है। तो कहीं भी शैल या विल अगर लिखा हो या आपको ऐसा कोई एक्शन दिख रहा है जो फ्यूचर में होने वाला है, यानी ऐसा काम जो आने वाले वक्त में होगा, आने वाले टाइम में होगा, तो उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो यहां पर ये कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नरेशन। यानी जो सेंटेंस दिया गया है आपको बताना है कि उसमें कौन सा नरेशन है। तो दोस्तों नरेशन दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। जब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास लगा करके, कोटेशन मार्क्स लगा करके अगर कहीं कोई सेंटेंस लिखा हो तो वो होता है डायरेक्ट नरेशन। और जब इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया जाता है और कुछ स्पेसिफिक रूल्स और जनरल रूल फॉलो करते हुए, कुछ चेंजेस करते हुए सेंटेंस को नए फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो होता है आपका इनडायरेक्ट नरेशन। तो यहां आप देख सकते हैं, यहां कॉमा लगा है, यहां इन्वर्टेड कॉमास लगा करके सेंटेंस लिखा हुआ है। तो ये जो सेंटेंस आपका दिया गया डायरेक्ट नरेशन में दिया गया। अब आप चेक करिए कौन सा सेंटेंस सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहां पर डायरेक्ट लिखा हुआ पहला, दूसरा है इनडायरेक्ट, तीसरा है इंपेरेटिव। यह सेंटेंस के बारे में नहीं पूछ रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी नहीं होगा। यहां पर आपसे पूछ रहा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन। सीधे दिया है कि जो नरेशन आपको दिया गया उसका फॉर्म क्या है, वो डायरेक्ट नरेशन में लिखा है या इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा है। तो जब कॉमा लगा के और इन्वर्टेड कॉमास लगा के लिखा जाता है तो दोस्तों ये कैसा नरेशन होगा? डायरेक्ट नरेशन होगा। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझ लिया हो। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। आपसे पूछ रहा है कि दिए गए सेंटेंस में, यानी दिए गए ऑप्शंस में कौन सा सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। यानी किसी भी सेंटेंस को दो तरीके से लिखा जाता है। एक तरीका होता है एक्टिव वॉइस में लिखने का और दूसरा तरीका होता है पैसिव वॉइस में लिखने का। एक होता है सेंटेंस एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। दोस्तों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट जरूर मानिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर किसी ना किसी एग्जाम्स में आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और यहां पर गलतियां स्टूडेंट निश्चित रूप से करते हैं, और वो गलती, वो मिस्टेक आपसे ना रिपीट हो, मैं आपको वो चीजें आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। चलिए सेंटेंस क्या कह रहा है कि विच सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, कि कौन सा सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है। ये चार ऑप्शन आपके दिए गए। पहला है द कैट चेस्ड द माउस। चेस कहते हैं किसी चीज का पीछा करना। द कैट चेस्ड द माउस, कैट ने माउस को क्या किया? बिल्ली ने चूहे को क्या किया? उसका पीछा किया। चेस करना यानी पीछा करना। अगला है द माउस वॉज चेस्ड, माउस का पीछा किया गया था। किसने किया था? बाय द कैट, कैट के द्वारा। नेक्स्ट है आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो, जो प्रोजेक्ट मुझे दिया गया है मैं उसे कल क्या करूंगा? पूरा करूंगा। आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट टुमारो, मैं दिए गए प्रोजेक्ट को क्या करूंगा? कल फिनिश करूंगा, कंप्लीट करूंगा। नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू द बीच, वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं? टू द बीच, यानी समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है जहां लोग घूमने के लिए, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, वो समुद्र का एरिया जो किनारे किनारे का होता है, जहां पर टूरिस्ट वगैरह भी एक दूसरे देश में घूमने टहलने के लिए आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? बीच कहते हैं। लोग गोवा बीच पर जाते हैं, या बहुत सारे बीच ऐसे हैं जहां पर लोग छुट्टियां मनाने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि जहां पर बाई लगा होता है वो सेंटेंस हमारा एक्टिव में नहीं बल्कि पैसिव में होता है। लेकिन बहुत सारे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेगा कि जहां पर बाई आता ही नहीं है, यानी कि बाई का प्रयोग नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे? कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि दिया गया सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है? तो चलिए कुछ चीजें आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहली चीज आपको यह जानना है कि वर्ब जो बी के फॉर्म होते हैं, ये अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस
तो बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक जरूर होगी। तो वो मिस्टेक आपकी ना हो, पहले आपको ये जानना है कि बी का फॉर्म क्या होता है, बी का फॉर्म क्या होता है। और बी के जितने फॉर्म होते हैं, अगर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, कौन सी फॉर्म दिखे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि बी के बाद, बी का मतलब बी के जो फॉर्म्स होते हैं, बी या बी के जितने फॉर्म्स होते हैं, बी एक वर्ब है और इसके फॉर्म अगर आपको दिखे, बी दिखे या बी का कोई फॉर्म दिखे और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कहीं दिखे, तो वो एक्टिव नहीं बल्कि कैसा सेंटेंस होता है, पैसिव वॉइस होता है। कैसा सेंटेंस होगा, पैसिव वॉइस। तो अब हमको ये पता होना चाहिए कि बी के फॉर्म क्या क्या होते हैं, बी के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे बी हो गया, तो ये हमारा पहला फॉर्म हो गया। उसके बाद ये इसका जो पास्ट फॉर्म होता है, ये होता है वॉज या वर। इसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो कौन सा फॉर्म होगा, वॉज या वर होगा। तीसरा फॉर्म जो होता है वो होता है बीन। वो कौन सा फॉर्म होगा दोस्तों, बींग, बीन होगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका, बीइंग होगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन, BEEN, बीन होगा। पहला फॉर्म होता है बी, दूसरा फॉर्म होता है वॉज या वर, और इसका तीसरा फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। और कुछ लोग बी के स्थान पर इज एम आर को भी रखते हैं। क्या रखते हैं, इज एम आर को भी रखते हैं। चलिए अगर हम मान लेते हैं बी का जो फॉर्म है वो प्रेजेंट में इज एम आर है, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा, बी का वॉज या वर होता है, और उसके बाद इसका तीसरा फॉर्म क्या होगा, बीन होगा। फिर उसके देखें चौथा फॉर्म जो होता है वो आईएनजी लगा के बनाते हैं। चौथा फॉर्म जब भी बनाना हो, जैसे गोली का, उसमें अगर आपने आईएनजी लगा दिया, जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है उसे चौथी फॉर्म कहते हैं, यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो यानी बी लिखा हुआ है तो बी में आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। यानी कि कहीं पर भी आपको इज एम आर दिखे, या फिर वॉज या वर दिखे, या फिर क्या दिखे आपको, बीन दिखे, या फिर बीन दिखे, या फिर डायरेक्ट आपको बी लिखा हुआ दिखे, और इसके बाद आपको कौन सी फॉर्म दिखे, थर्ड फॉर्म अगर आपको दिखे, कौन सी फॉर्म दिखेगी, थर्ड फॉर्म दिखेगी, तो वो सेंटेंस आपका कैसा होगा, पैसिव वॉइस होगा। कैसा होगा, पैसिव वॉइस होगा। अब चलिए चेक करते हैं कि किसके बाद क्या लिखा हुआ है, यानी कि इन सभी वर्ब के बाद क्या मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। चलिए पहला सेंटेंस है आपका, द कैट चेस्ट। कैट आपका सब्जेक्ट हो गया, चेस्ट सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है, चेस्ट लिखा हुआ है। यानी कि यहां पर देखिए बी का कोई फॉर्म दिख रहा है, ना तो बी दिख रहा है, ना ही इजमार दिख रहा है, ना ही वॉज या वर दिख रहा है, और ना ही बीन और ना ही बीन दिख रहा है। इसमें से कोई नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में नहीं। और हमें क्या कह रहा है सेंटेंस में, कि विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, यानी हमें देखना यह है कि कौन सा सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में दिया गया है। हमें कौन सा सेंटेंस ढूंढना है, पैसिव वॉइस। तो पहला वाला सेंटेंस एक्टिव होगा, ये पैसिव नहीं होगा, इसलिए यह आंसर हमारा गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यह सेंटेंस लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर वॉज आपको दिखा, वॉज दिखा, क्या वॉज इसमें से यानी बी के किसी फॉर्म में से है कि नहीं है, यहां पर वॉज दिख रहा है। अगर वॉज है तो इसके क्या तुरंत बाद यानी बी के फॉर्म के बाद क्या थर्ड फॉर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी चेस्ट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो भी चेस्ट होता है, यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, चेस्ट चेस्ट चेस्ट, यानी फर्स्ट फॉर्म होता है चेस्ट, सेकंड फॉर्म भी चेस्ट होता है और थर्ड फॉर्म भी चेस्ट होता है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर यहां तो आपने चेस्ट को सेकंड मान लिया, यहां पर थर्ड मान लिया। एक चीज आप और क्लियर कर ले, देखिए अगर आपको कहीं हेल्पिंग वर्ब ना दिखे, कहीं पर हेल्पिंग वर्ब ना दिखे और डायरेक्ट सेकंड फॉर्म आपको दिख रही या थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म अगर दोनों सेम होता है उसका, तो उसे आप सेकंड फॉर्म मानेंगे। लेकिन आपको पहले हेल्पिंग वर्ब दिखे उसके बाद कोई मेन वर्ब दिखे तो वो वहां सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। तो यहां पर माउस के बाद देखिए वॉज लिखा है और वॉज के बाद देखिए ये चेस्ट लिखा है, यानी ये क्या है, V3 है, यहां पर ये क्या है, V2 है।
यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहां पर वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो आपको क्या बताया गया, अगर इनमें से कोई भी आपको दिखे, बी दिखे या बी का कोई फॉर्म दिखे और उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या दिखे, थर्ड फॉर्म दिखे, तो सेंटेंस आपका एक्टिव नहीं बल्कि क्या होगा, पैसिव होगा। तो यहां देखिए बिल्कुल फॉलो कर रहा है नहीं, यानी हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, यानी कि इसमें से बी का कोई फॉर्म दिख रहा है, यस बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वॉज दिख रहा है, उसके बाद क्या लिखा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए यह सेंटेंस आपका क्या है, पैसिव वॉइस है, इसलिए आपका यह वाला आंसर राइट आंसर होगा। चलिए अभी आपके पास टाइम है, ये दो बचे हुए ऑप्शन इसको भी चेक करते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, विल लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब यहां पर विल का प्रयोग किया गया, फिर उसके बाद फिनिश यानी कि फर्स्ट फॉर्म में सेंटेंस दिया गया, यानी कि इनमें से कोई भी वर्ब या उसका कोई फॉर्म यहां पर नहीं दिख रहा है, इसलिए यह भी सेंटेंस आपका किसमें होगा, यह आपका पैसिव वॉइस होगा या एक्टिव, एक्टिव वॉइस होगा। तो ये भी आंसर हमारा गलत होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन था आपका वी आर गोइंग टू द बीच। दोस्तों देखिए यहां पर आर तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है। मैं आपसे पूछूं क्या आर इस फॉर्म में से कोई है कि नहीं, यानी बी या बी का कोई फॉर्म है कि नहीं, आप कहोगे यस सर, यानी कि यहां पर आपने बताया कि इज एम आर बी का ही एक फॉर्म होता है, एक रूप होता है। तो अगर हम मान लेते हैं इज एम आर आपको दिया गया है, तो क्या इसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही, यहां तो आईएनजी वाली फॉर्म आ रही है जो कि फोर्थ फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है, ये फोर्थ फॉर्म होती है। हमें चाहिए इज एम आर के बाद क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, यहां पर फोर्थ फॉर्म है, इसलिए ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया, ये पैसिव नहीं है। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, ये बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर, ये आपका आंसर सही आंसर होगा। चलिए आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड इन कोट्स, यानी जो कोट्स आपको दिया गया, कोट का मतलब होता है कोटेशन, यानी एक सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दिया गया हो उसे हम कोट बोलते हैं। क्या कहते हैं, कोट कहते हैं। यानी जो कोट आपको दिख रहा है, ये दिया है हैप्पीनेस इज कंटेजियस, अगर ये सेंटेंस है यानी एक कोट दिया है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड आपका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यहां पर हैप्पीनेस को अंडरलाइन किया गया। अब ये आपको बताना है कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है, ये वर्ब है या एडवर्ब है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो दोस्तों देखिए इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आजकल ट्रेंड में है, पूछे जा रहे हैं। अभी रिसेंटली देखिए बीपीएससी का जो पेपर हुआ था, इंग्लिश का पेपर हुआ था, उसमें इस तरह के भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बीपीएससी वाले भी इसको अगर देखेंगे तो काफी हेल्प उनको मिलने वाली है। तो चलिए यहां पर देखिए हमें चेक करना है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है, ये कोट दिया गया है, इसमें से जो अंडरलाइन वर्ड है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो एडवर्ब बताया गया। एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी एडजेक्टिव वर्ब और किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, उसके बारे में बताएगा, वो एडवर्ब कहलाता है। वर्ब क्या है, इसे एक्शन वर्ड कहा जाता है, इसे क्रिया कहते हैं। और ये क्या है, एडजेक्टिव किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा बातें बताए उसके बारे में बताए, वो होता है आपका एडजेक्टिव। नाउन क्या है, नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है या नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है या फिर किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। यानी कि वर्ब का सब्जेक्ट या वर्ब का ऑब्जेक्ट या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर बनकर कहीं दिखेगा तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा होगा, नाउन होगा। अब दोस्तों ये सेंटेंस में हैप्पीनेस कहां लिखा हुआ है, बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा हुआ है और इसके तुरंत बाद इज आ रहा है, यानी इज क्या है, एक वर्ब है और वर्ब के पहले आने वाला वर्ब का सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब के पहले आने वाला वर्ड वर्ब का क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ दो ही वर्ड होते हैं, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो ये प्रोनाउन है नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन में क्या होगा, नाउन होगा। हैप्पीनेस क्या है, नाउन है। हैप्पीनेस क्या है, नाउन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड इन कोटेशन या कोट्स। ठीक है, क्वेश्चन आपका है आइडेंटिफाई करना है क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बार बार आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम 8 पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला पार्ट्स होता है नाउन,
दूसरा होता है प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर उसके बाद वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उन्हीं में से आपसे बात कर रहा है कि आइडेंटिफाई करो क्या द पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी ये नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 8 के अलावा आपको नहीं जाना है। तो आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड, यानी जो वर्ड आपको दिया गया है कहां, इन द कोट्स या कोटेशन के अंदर। देखिए सेंटेंस है आपका, द ब्रेव नाइट फॉट द ड्रैगन। द ब्रेव नाइट, ब्रेव कहते हैं बहादुर को, और नाइट कहा जाता है योद्धा को। नाइट का मतलब क्या होता है, योद्धा होता है। तो द ब्रेव नाइट फॉट, फॉट फाइट का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है। एक बहादुर योद्धा लड़ता है, किससे लड़ता है, ड्रैगन से लड़ता है। किससे लड़ता है, ड्रैगन से लड़ता है। देखिए ड्रैगन एक बड़ा ही ह्यूज एनिमल है, एक बहुत ही विशालकाय एनिमल है, जिसे क्या बोला जाता है, ड्रैगन कहा जाता है। तो इसमें दिया गया 4 ऑप्शन आपका, पहला नाउन, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडवर्ब और चौथा क्या है, वर्ब दिया गया है। तो अब ये क्या हो सकता है, देखिए यहां पर नाइट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नाइट की बात हो रही है। तो नाइट है कौन, यानी एक योद्धा जिसे हम नाइट बोलते हैं। तो ये किसी ना किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी किसी व्यक्ति की बात हो रही है, यानी जो ड्रैगन से लड़ा था। तो लड़ने वाला कोई है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नाइट। अगर कोई लड़ रहा है और मैंने पूछा ये कौन है, इसका नाम क्या है, तो आप बोलते हैं सर इसका नाम एक योद्धा है, तो एक फाइटर है, तो वो क्या है, एक नाउन है। किसी भी नेमिंग वर्ड को क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। और वैसे भी देखिए ये जो नाइट है इसको क्या बोला जा रहा है, ब्रेव कहा जा रहा है। नाइट अगर हमारा नाउन है तो उसकी एक क्वालिटी बताई जा रही है, वो क्या बताई जा रही है कि वो ब्रेव है। और जो नाउन की क्वालिटी बताता है, नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बातें करता है या बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पर नाइट की बात हो रही है, तो नाइट कैसा वर्ड है, यह नाउन है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका कैसा होगा, राइट ऑप्शन होगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट सेंटेंस है, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस दे बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज इनटू पैसिव वॉइस। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज करो। ट्रांसफॉर्म का क्या मतलब होता है, चेंज करो क्या, द सेंटेंस, यानी जो सेंटेंस आपको दिया जा रहा है उसे किस में चेंज करना है, आपको पैसिव वॉइस में। तो कह रहा है ट्रांसफॉर्म करो जो सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस क्या है, दे बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज लिखा हुआ है, दे आर बिल्डिंग। यहां पर ये सेंटेंस थोड़ा सा मिस हो गया है दोस्तों, इसको सही कर लेंगे। दे बिल्डिंग नहीं होगा, दे आर बिल्डिंग। क्या होगा, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज। क्या होगा, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज होगा। कह रहा है कि दिया गया सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है, दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज। देखिए मैंने एक्टिव से पैसिव वॉइस के कई सारे वीडियोस टेंस वाइज भी यूट्यूब पर अपलोड कर लिया है, और उसमें जो बच्चे नए हो या जिनको ना पता हो, बिल्कुल बेस से कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है। प्लीज जो नए हो या जिनको जरा सा भी डाउट हो, वीडियो पर जाएं, यानी कि इंग्लिश बाय हसीब सर के नाम से सर्च करेंगे, उनको वहां पर एक एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है जो सेंटेंस दिया गया है इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है और पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए ये सेंटेंस जो आपको दिया गया है, आपको पूरा ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सेंटेंस आपको ऑप्शन में दिया गया है इसी में से आपको फाइंड आउट करना है कि जो सेंटेंस है इसमें से इसका, यानी जो सेंटेंस दिया गया इसका पैसिव वॉइस क्या है। ये सेंटेंस है और इसको पैसिव वॉइस में बनाया गया है, लेकिन कौन सा सही होगा इसके लिए हम चेक करेंगे। पहला है अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बाय देम है, दूसरा है दे हैव बिल्ट अ न्यू ब्रिज है, तीसरा है बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज इन देयर टास्क, और चौथा है द न्यू ब्रिज विल बी बिल्ट बाय देम। अब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से अगर आप देखेंगे तो एक एक ऑप्शन आपको चेक करना होगा। तो चेक करने की जरूरत नहीं है पूरा सेंटेंस, बस केवल कुछ पॉइंट्स आपको समझना है, आप उसी को देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा पैसिव वॉइस में बनेगा। ये तो देखिए यहां पर आर दिया गया। तो दोस्तों कभी भी अगर आपको जो सेंटेंस दिया गया हो, अगर इज एम आर के बाद, जैसे यहां पर आर दिया गया है तो यहां पर इज एम आर भी हो सकता है, इज हो सकता है, एम हो सकता है,
आर हो सकता है। अगर इज एम आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म दी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हो, आईएनजी अगर आपको लगा हुआ दिखे इस तरह, यानी इज एम आर के बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ दिखे, यानी फोर्थ फॉर्म जिसे कहते हैं, आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं, अगर वो सेंटेंस आपको दिखता है तो उसको जब भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये होगा आपका, आप देखेंगे इज एम आर, इसके साथ बीइंग लगा होगा। क्या लगा होगा, बीइंग लगा होगा, यानी इज बीइंग या तो लिखा होगा या फिर एम बीइंग लिखा होगा या फिर आर बीइंग लगा होगा, उसके बाद जो मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया गया होगा। अगर आपको ये स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस में दिखेगा तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव से क्या होगा, पैसिव होगा। तो दे आर बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज तो लिखा हुआ है, इसको क्या करना है, क्या कैसे चेक करेंगे, आप देख लीजिए इज बीइंग लिखा हुआ है या एम बीइंग लिखा है या आर बीइंग, और उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म कहीं दिखे तो पहला सेंटेंस आप देखिए, यहां पर पहले में ही इज के बाद बीइंग लगा हुआ है और बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट लिखा हुआ है, तो ये पहला ऑप्शन ही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि अभी आप एग्जाम नहीं दे रहे हो तो वैसे ही आप इसको चेक कर लो, क्योंकि आपके पास अभी पर्याप्त टाइम है, एक एक क्वेश्चन चेक करेंगे। देखिए यहां पर हैव लिखा हुआ है, तो चूंकि इसमें यहां पर हैज हैव हैड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, जब इज एम आर लिखा होगा तो जो भी पैसिव बनेगा वो इज एम आर के साथ बनेगा, तो इसलिए यहां पर इज एम आर है और यहां पर हैव लिखा हुआ है, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं, यानी ये सेंटेंस आपका नहीं होगा। अगला है देखिए यहां पर जैसे बिल्डिंग अ न्यू ब्रिज इन दैट, इसमें भी कहीं पर इज एम आर का यूज ही नहीं किया गया, इसलिए इसको भी आप क्या करेंगे, लेफ्ट कर देंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है। अगला सेंटेंस यहां देखिए विल का प्रयोग किया गया है, तो विल शल से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहां पर जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है इसमें कहीं भी जो है शल या विल का प्रयोग नहीं है, इसलिए पैसिव वॉइस में भी शल या विल नहीं आएगा। अब इज एम आर आया है तो जो भी बनेगा वो इज एम आर के साथ बीइंग लगाकर बनेगा, इसलिए यह ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा।